हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि सैटरडे में मैं आप लोगों के साथ यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित क्लास को लेकर प्रेजेंट रहूँगी, तो मैं आ गई हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टार्ट करूँगी लिटरेरी टर्म्स एंड ग्रामर की क्लास जो है, कुछ क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स के हैं, कुछ क्वेश्चन ग्रामर के हैं। और इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ ये क्लास स्टार्ट करूँ, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। मेरा जो मेथड है वो है एमसीक्यूज़ के माध्यम से पढ़ाने का। मैं आपको जो भी अगर मैं एमसीक्यू बता रही हूँ, आप लोगों का एक काम है, इस समय मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी ये जो मैंने जो ये एमसीक्यूज़ लिए हैं, ये एक लिटरेरी टर्म्स की बुक है अरोड़ा जी की, उसमें से ये लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो लिए हुए हैं और उन्हीं को मैं आपको इलेबरेट करके समझाऊंगी। आप कभी भी अगर लिटरेरी टर्म्स या कोई भी चीज़ पढ़ें तो रटे ना, उस चीज़ को उसमें समझेंगे तो ही होगा। वन लाइनर से या उनसे चीज़ें जो हैं वो नहीं होती हैं। तो एक सीट सिक्योर करने के लिए अपना लक्ष्य जो है वो आप सोच लीजिए कि आपको जो है सीट्स सिक्योर करनी है, लेकिन अगर आप रास्ता आपके जो आपने कदम लिया है वो ठीक नहीं है तो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप जैसे लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं तो बाकायदा उसके बारे में सोचिए, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। रटिए मत, रटने से नहीं होता है, बिल्कुल भी समझ के करना होता है। तो मैं आप लोगों को एक रास्ता दिखा रही हूँ, उस पर चलना आपका काम है। लिटरेरी टर्म्स एंड इंग्लिश ग्रामर। यूपी टीजीटी का नया बैच 14 तारीख से शुरू हो रहा है। पेड बैच ऑन माय ऐप, वो जो है वो ऐप पे शुरू हो रहा है। दोज हु आर विलिंग टू टेक एडमिशंस इन दिस बैच दे कैन कॉल अस। और जो लोग सिर्फ YouTube से पढ़ना चाहते हैं वो YouTube की इन क्लासेस को से अपने आप को जो है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और आप चलिए शुरू करते हैं। ये जो नंबर है 7895937338, ये नंबर कई बार बहुत बिजी रहता है, तो परेशान मत होइए। कॉल बैक सबको करी जाती है। कई बार होता है मैडम जी ये नंबर नहीं मिलता है। खैर मुझे तो ये चीज़ें जो हैं ये नंबर जो उठाते हैं वो बताते हैं, तो परेशान मत होइए। अगर ये नंबर नहीं मिलता है आपको कॉल बैक जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नोन एज। आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन के बहुत ही जो प्रभावशाली जो तरीका होता है, यानी कि संवाद का जो बहुत ही प्रभावशाली तरीका होता है, उसे क्या कहते हैं? व्हेन अ पर्सन स्पीक्स एफिशिएंटली, व्हाट दैट इज नोन एज। तो the effective way of communication is known as rhetoric. That is rhetoric. Rhetoric कौन किस तरीके के कौन कौन से जो भाषा के जो तत्व हैं उन्हें लगाकर जो भाषा को बहुत इफेक्टिव बनाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? रिटोरिक जो है उसे बोला जाता है। तो आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नोन एज रिटोरिक। इट रिडिक्यूल्स the shortcomings of people or institutions. Its purpose is to bring about a change. The term is, देखिए, एक होता है सटायर, एक होता है आयरनी। तो इट रिडिक्यूल्स द शॉर्टकमिंग्स ऑफ पीपल, लोगों की कमियों का मजाक उड़ाना। बेसिकली सटायर का पर्पस होता है मजाक उड़ाकर किसी चीज़ में चेंज लाना। सरकाज़्म अलग होता है, टीयरिंग द फ्लैश होता है। सटायर मतलब व्यंग करके लोगों के अंदर, मान लीजिए किसी चीज़ पर व्यंग करके, और उस चीज़ से उसका पर्पस ये होता है कि चीज़ों को चेंज करना। सटायर का एग्जांपल जो है अगर हम लेते हैं तो अगर आप लोगों ने जोनाथन स्विफ्ट का अ मॉडेस्ट प्रपोजल पढ़ा हो तो वो एक बहुत बिटर सटायर है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो गरीब लोग हैं दे शुड सेल देयर चिल्ड्रन टू रिच पीपल, जिससे कि उनकी भी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा और अमीरों को खाने के लिए मिल जाएगा। इट्स अ बिटर सटायर ओवर पॉपुलेशन एंड वीक इकोनॉमिक कंडीशन। तो उसमें जो है ये सटायर होता है कि टू ब्रिंग चेंज, किस चीज़ के माध्यम से चेंज लाने के लिए उसे सटायर कहते हैं। तो दैट इज सटायर। This term is used for the continuation of the sense and grammatical constitution from one line of poem to the next it is. देखिए, जब पोएम की लाइन जो है वो यहाँ पे शुरू हुई ख़त्म हुई, यहाँ पे शुरू हुई ख़त्म हुई, इसे एंड स्टॉप्ड कहा जाता है। That is known as end stopped.
लेकिन जब पोएम का जो मीनिंग है वो इसमें चलता चला आ रहा है, फिर इसमें भी कंटिन्यूड हो रहा है, तीसरी में भी कंटिन्यूड हो रहा है, चौथी में भी कंटिन्यूड हो रहा है, अब यहाँ पे जाके ख़त्म होता है, यानी कि तो उसे क्या कहा जाता है, एंजैम्बमेंट, स्ट्राइड ओवर, जंप ओवर, यानी कि जो जंप करती हुई चलती है। जब किसी लाइन का मीनिंग वहीं पर जो है ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ नोन एज एंड स्टॉप्ड। लेकिन जब वो जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, हर लाइन में जो है वो चल रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं, जैसे मैंने ये बताया स्ट्राइड ओवर, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज एंजैम्बमेंट। अ पीस ऑफ राइटिंग विच प्रेजेंट्स अ कैरेक्टर्स इनर थॉट इज नोन एज। देखिए इसमें दो टर्म्स हैं, एक है आपका इंटीरियर मोनोलॉग और एक है सॉलिलोकी। तो इसमें से कौन सा लगाएं, ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको इन दोनों के बीच में अंतर बता देती हूँ। अगर एक पीस ऑफ वर्क है, जैसे पोएम है, और उसमें किसी कैरेक्टर के इनर थॉट्स बताए जा रहे हैं, तो वो एक इंटीरियर मोनोलॉग है। अगर किसी नॉवल में किसी के थॉट्स बताए जा रहे हैं, तो वो इंटीरियर मोनोलॉग है। अब फिर इसमें और सॉलिलोकी में क्या अंतर है? Soliloquy is not meant only for reading, it is meant for presenting at the stage. सॉलिलोकी में और इंटीरियर मोनोलॉग में ये अंतर है कि सॉलिलोकी जो होती है उसको प्रेजेंट करने के लिए, स्टेज पे प्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है। सॉलिलोकी के माध्यम से जो कैरेक्टर अपना डायलॉग बोलता है वो ऑडियंस सुनती है, चाहे आसपास खड़े हुए लोग नहीं सुनते, जो फेलो और जो एक्टर्स होते हैं, मगर ऑडियंस जो है वो सुनती है, तो उसको सॉलिलोकी कहते हैं। और इंटीरियर मोनोलॉग पोएम में या नॉवल में होता है, लेकिन वो जो है वो स्टेज पर प्रेजेंट करने के लिए नहीं होता, इसीलिए दोनों में यही अंतर है। तो इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग विच प्रेजेंट्स अ कैरेक्टर्स इनर थॉट, तो इनर थॉट को बताता है, बट इट इज़ नॉट मेंट फॉर इट इज़ नॉट मेंट फॉर प्रेजेंटिंग एट द स्टेज, तो दैट्स व्हाई इट्स इंटीरियर मोनोलॉग। इट्स अ शॉर्ट स्पीच विच इज़ हर्ड बाय द ऑडियंस। अब देखिए ये अलग आ गया, एक छोटी सी स्पीच जो ऑडियंस के द्वारा सुनी जाती है। द स्पीकर एक्सप्रेसेस टू ऑडियंस हिज प्राइवेट थॉट्स। स्पीकर ऑडियंस को अपने प्राइवेट थॉट्स बताता है, मगर जो अलग अदर कैरेक्टर्स हैं वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो सुन नहीं रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट सॉलिलोकी। ये सॉलिलोकी के लिए ऑडियंस का होना जरूरी है। It's a story in which an idealized hero or heroine undertakes a quest and in the end becomes successful. It is known as। जब हीरो हीरोइन एक किसी चीज़ की तलाश शुरू करते हैं और बाद में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज रोमांस। अगर हम बात करते हैं शेक्सपियर का प्ले है एज यू लाइक इट, इट इज़ अ रोमांस, जिसमें पेस्टोरल कॉमेडी तो है, इट्स अ रोमांस एज वेल, कि जिसमें हीरो और हीरोइन, आइडियलाइज्ड हीरो एंड हीरोइन, दे आर इन क्वेस्ट ऑफ ट्रू लव, और दोनों एक दूसरे की ही तलाश में हैं, और फिर अंततः उनकी शादी के साथ ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज रोमांस। It's a very short tale which is told by a character in a literary work। अगर हम किसी लिटरेरी वर्क में किसी एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं किसी घटनाक्रम से संबंधित, तो उसे क्या कहा जाता है, एनेक्डोट। उदाहरण के लिए जब उसको बताया जाता है, दैट्स एनेक्डोट। What term is used for such poetry as depends for its effects mainly on the layout of the words on the page। इसे जो है क्या कहते हैं, एक चीज़ ये देखिए, अगर पोइट्री में वर्ड्स को इस तरीके से लिखा जाए, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ सारे वर्ड्स लिखे जाएं, तो जब किसी व्हाट टर्म इज़ यूज फॉर सच पोइट्री, ऐसी पोइट्री के लिए क्या यूज़ करते हैं, जो अपने लेआउट पर डिपेंड करती है, ना कि अपने मतलब अपने लेआउट पर डिपेंड करती है। जैसे फ्लावर की फॉर्म में है, आई की फॉर्म में है, उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ विजुअल पोइट्री या पैटर्न्ड पोइट्री। पैटर्न्ड पोइट्री या विजुअल पोइट्री। What term is used when repetition of the same word of words at the start of two or repetition है, ये repetition, repetition नहीं है, that's repetition। Repetition of the same word of words at the start of two or more line। अगर same word जो है यहाँ पर ये इस तरीके से यूज़ हो रहा है सेम उसमें, तो उसे कहा जाता है एनाफोरा। दैट इज़ एनाफोरा। कंसेक्यूटिव लाइन्स में अगर सेम वर्ड या फ्रेज यूज़ होता है, तो दैट इज़ नोन एज एनाफोरा।
What term is used for a poem or 19 line which is divided into 5 tercets and a quartet? 19 line की पोएम को क्या कहा जाता है? It is known as villanelle. villanelle के नाम से पुकारा जाता है. What term is used for in hissing sounds which are represented by S, Z, Z, sh? देखिए जो ये फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जहाँ पर जीभ जो है यहाँ पर लगती है, जो हिसिंग साउंड्स होते हैं ये साउंड्स जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज सिबिलेंस. इन्हें सिबिलेंस कहा जाता है. जो हिसिंग साउंड आती है ऐसे करके जो साउंड आती है इसे कहा जाता है सिबिलेंस. It's a stanza of 3 lines. In this stanza, each lines end with the same rhyme. देखिए 3 लाइन का स्टेंजा जिसमें ए या बी ऐसी राइम स्कीम आए उसे कहते हैं टर्सेट. That is known as tercet. What term is used for a word when it suggests beyond its surface definition? देखिए जब शाब्दिक अर्थ पर आते हैं उसमें और जो किसी चीज़ का मीनिंग का जो सरफेस मीनिंग से अलग मीनिंग होता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉनोटेशन. डिनोटेशन शाब्दिक अर्थ, कॉनोटेशन मीनिंग से हटकर जो अर्थ निकलता है दैट इज कॉनोटेशन. द राइम इज करेक्ट फ्रॉम स्पेलिंग बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इट्स जस्ट अ हाफ राइम और स्लांट राइम सच एज नोन एज. अभी आप यहां पर ये देखिए ये विंड है ये बाइंड है, लेकिन देखने में दोनों जो है आई राइम होती है कि दो देखने में लग रहा है कि दोनों के सेम राइम है मगर बोलने में राइम अलग हो जाती है. तो इसे क्या कहा जाता है? जो देखने में राइमिंग लगते हैं मगर होते नहीं है आई राइम. दैट इज नोन एज आई राइम. When rhyme occurs within a line, it is known as. देखो, I went to town to buy a gown. I went to town to buy a gown. जब एक लाइन के अंदर ही जो है वो राइम एक लाइन के अंदर ही जो है राइम होती है. मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें जो है ये एक लाइन ख़त्म हुई उसके बाद दूसरी लाइन में राइम आई. एक ही लाइन के अंदर जो राइम होती है उसे क्या कहते हैं? इंटरनल राइम. दैट इज नोन एज इंटरनल राइम. आई वेंट टू टाउन टू बाय अ गाउन, एक ही लाइन में 2 राइमिंग वर्ड्स आए हैं. दैट इज नोन एज इंटरनल राइम. By which term is a metaphor known when it has been used so often that the comparison is no longer vivid? जब मेटाफर का मतलब होता है कंपैरिजन, और मान जब हम ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि हमारे अंदर कंपैरिजन करने की इमेज नहीं आती तो उसे डेड मेटाफर कहते हैं. जैसे हम कहें हैंड्स ऑफ क्लॉक, तो कभी आपके दिमाग में ये इमेज थोड़ी आएगी कि जो है ये इमेज है और एक हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है ये इमेज आपके सामने है. मुझे पता है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो ये जो है आपके सामने ये इमेज जो है वो निकल कर आए क्लॉक की, तो नहीं आ रही. आपके सामने जो इमेज आई वो कांटों की ही आई. तो जो जब किसी चीज़ से कंपैरिजन करते हैं मगर उसका कंपैरिजन की इमेज नहीं आती है दैट इज़ नोन एज डेड मेटाफर. The term for the use of hints and clues to suggest what will happen later in the plot is. जैसे अगर रोमियो एंड जूलियट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है जो जब उसकी शुरुआत होती है तो वो एक सोनेट से होती है और उसमें कहते हैं स्टार क्रॉस लवर्स से जो कोरस है वो बोलती हैं. उससे ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कहानी 2 ऐसे प्रेमियों की है जिनकी ज़िंदगी में स्टार क्रॉस लवर्स जो हैं वो है. तो इसे क्या कहते हैं? फोरशैडोइंग. फोरशैडोइंग का आप एग्जांपल ऐसे लीजिए, किसी हिंट्स दिए जाते हैं. जैसे आप लोगों ने सीरियल्स देखे होंगे उसमें दिया बुझ जाना, गिलास का टूट जाना या कुछ ऐसे ही कुछ अपशकुन से हो जाने, इन्हें क्या कहा जाता है? फोरशैडोइंग. तो दैट इज नोन एज फोरशैडोइंग.
A reference to someone or something that is known from history, literature, religion, politics, sports, science or another branch of literature is. जब हम किसी चीज़ को समझाने के लिए हिस्ट्री से, लिटरेचर से, कहीं से कोई और रेफरेंस देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अल्यूजन. जैसे मैंने भी पढ़ाते हुए रोमियो एंड जूलियट में से उदाहरण दिया, तो उसे क्या कहेंगे? दैट्स अल्यूजन. It deliberately suggests two or more different and sometimes conflicting meanings in a work. That is, जैसे एक एग्जाम्पल पढ़िए, she gave a bath to her dog wearing pink t-shirt. अब यहाँ पर जब हमें सेंटेंस को पढ़ें, शी गेव अ बाथ टू हर डॉग वेयरिंग पिंक टी शर्ट. अब ये टी शर्ट कुत्ते ने पहन रखी है या इंसान ने पहन रखी है, ये समझ में नहीं आ रहा. तो जब अगर कोई ऐसे डेलिबरेटली सजेस्ट, जब हम दो मीनिंग्स निकलते हैं और बिल्कुल उलझे हुए मीनिंग होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज एम्बिगिटी. एम्बिगिटी मतलब दुरूहता, किसी चीज़ को समझने में मुश्किल होता है कि ये टी शर्ट जो है ये डॉग ने पहन रखी है या इंसान ने पहन रखी है. तो डेलिबरेटली जो है जब उस बातों को उलझा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एम्बिगिटी. It is generally agreed that Shakespeare wrote 28 sonnets about the Dark Lady, sonnet 127 to 154, but sonnets 153 and 154 are rather two versions of a Greek epigram on. भाई शेक्सपियर ने जो 154 सॉनेट्स लिखे हैं, 1 से 126 तक जो है उन्होंने एक भाई वो जो है एक यंग मैन को डेडिकेट करे हैं, और बाकी के सॉनेट्स उन्होंने डार्क लेडी को समर्पित करे हैं. लेकिन उसमें जो लास्ट के 2 सॉनेट्स हैं वो गॉड ऑफ लव को समर्पित किए गए हैं. और गॉड ऑफ लव कौन है? क्यूपिड. अब मैं आप लोगों को, ये थे मेरे लिटरेरी टर्म्स के जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई थी. आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो. अब देखिए 20 क्वेश्चंस मैंने लिटरेरी टर्म्स के करवाए. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिटरेरी टर्म. बिल्कुल भी इस पर ढील मत डालिएगा, कहीं ये पता चले राइटर्स रटते चले गए और लिटरेरी टर्म्स छोड़ दी. अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रही हूँ ग्रामर के. ये मिले जुले एसपी बख्शी की बुक के क्वेश्चंस हैं, इनको मैं करवा रही हूँ अब आप लोगों को. अब मैं आप लोगों को ये समझाती चलूँगी और क्वेश्चंस बताती चलूँगी. मैं बुक के भी आपको नाम बता रही हूँ कौन से हैं. इफ़ यू हैड सीन यस्टरडेज क्रिकेट मैच, आई एम श्योर यू वुड हैव एन्जॉयड सीइंग आवर टीम बैट. इफ़ यू हैड सीन, अगर तुमने कल का क्रिकेट मैच देखा होगा, तो आई एम श्योर यू वुड हैव एन्जॉयड. अगर पास्ट की किसी बात के बारे में कही जा रही है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि ये जो है ये पास्ट कंडीशनली है. जब पास्ट में, अगर तुमने भाई कल का मैच देखा होगा तो तुमने एंजॉय किया होगा, हो भी सकता है और नहीं भी. तो इफ़ यू हैड सीन ये पास्ट कंडीशनल होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, दैट्स नो एरर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम व्हाई ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज. आई इंक्वायर्ड, ये पास्ट में लिखा हुआ है जी. जब ये पास्ट में है तो पूरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा. आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम व्हाई ही इज नहीं, व्हाई ही वॉज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज. तो ये चूंकि ये पास्ट में है, अगर एक वर्ड पास्ट में है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में बनेगा. नाउ एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड, he insisted to ask several questions. पहली बात, insisted के बाद जो preposition लगता है वो लगता है on. preposition के बाद या तो noun आता है, pronoun आता है, या लगता है gerund. verb नहीं लगता. तो यहाँ पर ये था infinitive की फॉर्म में यूज़ किया गया था. अब यहाँ पर इसको बना देंगे gerund, इसीलिए आएगा he insisted on asking सेवरल क्वेश्चंस. तो याद रखिएगा कि जब भी कभी इंसिस्टेड वर्ड आता है, इंसिस्ट आता है, तो उसके बाद प्रेपोजिशन ऑन आता है. ऑन के बाद प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शिप वाज लोडेड विद. लोडेड, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से, जैसे पेड़ है वो फलों से लदा हुआ है,
किसी इक्विपमेंट से अगर कोई चीज़ लदी हुई होती है तो उसके साथ लोडेड नहीं लगाते, लेडन लगाते हैं। लेड की थर्ड फॉर्म लेडन विथ। द शिप वॉज लेडन विथ कॉटन। When he will come, I'll make sure I meet him. जब प्रेजेंट उसमें बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट कंडीशनल की बात करते हैं, जब वो आएगा तो मैं उससे जो है आई मेक श्योर आई मीट हिम। तो आई विल मेक श्योर, तो मैं जो है मैं इससे मिलूँगा। तो अगर कोई जो हमारा शर्त बताने वाला पार्ट होता है उसमें हम कभी भी विल या शैल का यूज़ नहीं करते, इंडेफिनेट सेंस में आता है। तो व्हेन ही कम्स I'll make sure I meet him। ठीक है जी। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ड्यू टू इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से, द प्राइसेस लिखा हुआ है कि विभिन्न वस्तुओं के दाम ऑफ एसेंशियल आइटम्स आर अराइजिंग। देखिए अराइजिंग नहीं होगा, राइजिंग होगा। अराइज होता है जागना और राइज होता है किसी चीज का बढ़ना। तो ये होगा ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स आर राइजिंग, और जो ना कि अराइजिंग जो होता है जागना। राइजिंग नहीं, रेजिंग, मैं भी गलत लिख गई हूं। ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइसेस आर रेजिंग, अराइजिंग नहीं, दैट्स अराइजिंग होता है जागना और ये होता है रेजिंग। रेजिंग होता है चीज़ों का बढ़ना, जैसे द वाटर इज रेजिंग, तो बढ़ने को कहते हैं चीज़ों को, किसी चीज़ दाम बढ़ने को, पानी बढ़ने को, बढ़ने को कहते हैं रेजिंग। तो मेरी ये गलती हो गई थी, मैंने राइजिंग नहीं, दैट्स रेजिंग। I began relating several details connecting with the accident, unmindful of boring। मेरे ख्याल से ये कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है, लेट मी चेक द क्वेश्चन। अनमाइंडफुल ऑफ बोरिंग द ऑडियंस, यही है। I began relating several details connecting with the accident, unmindful of boring the audience। I began relating, देखिए एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि वर्ब की जो ing फॉर्म होती है फिफ्थ फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ करते हैं तो यानी कि एक्शन कंटिन्यूड है, और उसके मतलब जब पास्ट पार्टिसिपल के रूप में तो यानी कि एक्शन जो है वो हो चुका। तो आई बिगैन रिलेटिंग, यानी कि बिगैन शुरू कर दिया, मैंने रिलेट करना शुरू कर दिया था। कनेक्टेड विद, तो जो एक्सीडेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसीलिए उसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो कनेक्टिंग विद नहीं आएगा, दैट इज कनेक्टेड विद। कनेक्टेड विद का यूज़ जो है वो किया जाएगा। Whether permitted, there will be a garden party at government house tomorrow। ये होता है if weather permitting। if weather permitting का मतलब होता है कि अगर सारी परिस्थिति अनुकूल रही तो हम जो है वो गार्डन पार्टी जो है करेंगे गवर्नमेंट हाउस में तो वेदर परमिटेड नहीं, इफ़ वेदर परमिटिंग, ये एक फ्रेज है। इफ़ वेदर परमिटिंग यानी कि अगर इफ़ एवरीथिंग गोज वेल तो हम जो है गवर्नमेंट पार्टी करेंगे। तो वेदर परमिटेड नहीं होता, वेदर परमिटिंग होता है। द ट्रेवलर बीइंग वियरी ही सेट बाय वुड साइड टू रेस्ट। जब हम लोग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का यूज़ करते हैं और हम उसमें जो है पार्टिसिपल्स का यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट्स का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर पार्टिसिपल का अगर सब्जेक्ट दे रखा हो और वो सब्जेक्ट डेंगल्ड ना हो, द ट्रेवलर बीइंग वेरी सेट बाय, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो हमें दोबारा से सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए इसमें द ट्रैवलर बीइंग वियरी, तो इसमें ही नहीं लगेगा। द ट्रैवलर बीइंग वियरी सेट बाय वुड साइड, यानी कि पार्टिसिपल का जो है आपको अगर सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर ऐसा होता बीइंग वेरी ही सेट बाय वुड साइड टू रेस्ट, वो भी ठीक था। जब ऑलरेडी अगर सब्जेक्ट दे रखा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, तो आपको उसमें अलग से एक और सब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। It is high time that we leave this place। high time, it is high time, it is time अगर आता है तो उसके बाद past indefinite tense लगता है that we left this place।
ही डिड नॉट एंड कुड नॉट हैव अंडरस्टूड द फुल फैक्ट्स ऑफ द केस। देखिए डिड, अगर दो हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हों, ही डिड नॉट, और दो हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हो जिनके साथ दो अलग अलग मेन वर्ब्स लगते हो, तो दोनों के साथ अलग अलग मेन वर्ब्स लगाएंगे। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड कुड नॉट हैव अंडरस्टूड द फुल फैक्ट्स ऑफ द केस। नीदर रोहित नॉर कबीर हैव डन हिज लेसन। अगर नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हों तो हम नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो नीदर रोहित नॉर कबीर, कबीर सिंगुलर है तो यहां लगाया जाएगा हैज। नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर आपके सेंटेंस में हैं तो नॉर और बट ऑल्सो के बाद देखिए सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। आई एम अपोज टू द प्लान ऑफ एक्शन नॉट बिकॉज इट इज इल कंसीव्ड बट दैट इट सीम्स इनप्रैक्टिकेबल। जो पार्ट ऑफ स्पीच नॉट के बाद आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच बट के बाद आएगा, जो नॉट ओनली के बाद आएगा वही बट ऑल्सो के बाद। अब या तो यहाँ दैट लगाएं, अब यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ लगाया जाएगा बट बिकॉज। सेम पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ दोनों में आएगा, तो सी है इसका आंसर। He as well as you is tired of this long and troublesome affair। अगर दो सब्जेक्ट्स as well as से जुड़े हुए होते हैं तो जो सब्जेक्ट यहाँ आ रहा होता है वर्ब उसके हिसाब से लगता है। तो ये ही के हिसाब से इस वर्ब बिल्कुल ठीक है, तो नो एरर है, कोई भी गलती नहीं है। एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो जो एज वेल एज के ठीक पहले सब्जेक्ट होता है वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। There are many important details to attend to before this book before this book होगा ये, before this book get printed। There are many important details to be attended to। यहाँ पे to be, ये सी यहाँ पर गलत दे दिया, ये यहाँ होना चाहिए था to be attended to, क्योंकि to be attended यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि many important details to be attended to की पैसिव वॉइस में है। टू बी अटेंडेड टू का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज की जानी है, किसी के द्वारा की जाएंगी, इसीलिए टू बी प्लस इन्फिनेटिव को जब चेंज करते हैं तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें लगाई जाती है इन्फिनेटिव के बाद। Along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor। आज मेरे पतिदेव थक गए हैं और इसलिए उन्होंने ये छोटी मोटी गलतियां जो हैं वो कर रखी हैं, तो जो है इसलिए इनको ज़रा आप वो इग्नोर कीजिएगा। अलॉन्ग द नदर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया इस सीन, देखिए जब कभी भी प्लेस का नाम लिया जाता है तो वो सब्जेक्ट नहीं होता। जब वेयर बता रहा होता है फ्रेज कहाँ, तो कहाँ का जवाब सब्जेक्ट नहीं देता, सब्जेक्ट जवाब देता है व्हाट का और हु का। तो यहाँ पे है द हिमालयाज इन देयर स्प्लेंडर व्हाट इज सीन द हिमालयाज, तो व्हाट का जवाब हिमालयाज दे रहे हैं, हिमालयाज प्लूरल हैं तो यहाँ आएगा आर का यूज किया जाएगा। The recommendations of the committee that the age should be lowered down immediately was, एक मिनट में इसको पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ। The recommendations of the committee that the age should be lowered down immediately was not accepted। एक अब चीज़ देखिए, यहाँ recommendations की बात की जा रही है कमिटी के, तो यहाँ पर was की जगह क्या आएगा were, क्योंकि यहाँ बात recommendations की है, that's why हम was की जगह क्या यूज़ करेंगे, यहाँ were का यूज़ किया जाएगा। He is overworked and that seems to have seriously affected his health। आप ये देखिए, effect is a noun, प्रभाव, and affect is a verb, प्रभावित करना। तो यहां पर आएगा he is overworked and that seems to have seriously affected his health, क्योंकि यहां पर affected हमने इसलिए लगाया है कि टू हैव सीरियसली अफेक्टेड, क्योंकि उसके प्रभावित करने का सेंस है, वर्ब है, तो हम यहाँ लगाएंगे अफेक्टेड। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the discussion have indicated that he will be happy to do so। अगर ईच सेंटेंस के शुरू में आ रहा है एज सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर।
ईच से अगर बाद में आता है ईच तो बात सिचुएशन बदल जाती है, लेकिन अगर ईच सेंटेंस के शुरू में आया है ईच एवरी तो वर्ब सिंगुलर यूज किया जाता है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लाइक हिम नॉट बिकॉज ही इज हैंडसम एंड चार्मिंग बट बिकॉज ही इज एक्सीडिंगली काइंड। वही सेम चीज, जो चीज नॉट के बाद आ रही है, नॉट बिकॉज के बाद आ रही है, वही चीज बट के बाद आएगी। जो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ आएगा, तो दैट की जगह हम यहाँ लगाएंगे बट बिकॉज। तो ये हो गया आपके सेंटेंसेस। 40 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे और मिलते हैं कल। बाय बाय।